जय हिंद एवरीवन। जैसा कि आप सभी के एडमिट कार्ड्स आउट हो चुके हैं फेस्ट सेकंड के एयरफोर्स के इनटेक 01/2025 के। तो इस वीडियो में हम पार्टिकुलरली बात करने वाले हैं 4SC बैरकपुर, जिसका सेंटर अभी नहीं दिया गया है। 4SC को सेकंड बैच में ये देंगे, क्योंकि लास्ट ईयर भी इन्होंने पिछले इनटेक में भी इन्होंने ऐसा ही किया था। तो आज हम अपना पूरा रिव्यू शेयर करेंगे 4SC बैरकपुर का, क्योंकि हमने पिछली बार इसका बैरकपुर में अपना फिजिकल और मेडिकल दिया था। तो आज हम पूरी तरह से बताएंगे कि 4SC बैरकपुर पर किस तरह से क्या क्या होता है, वहाँ का रनिंग ट्रैक कैसा, वहाँ पर पुशअप में होल्ड कितना कराया जा रहा है, और उसके बाद जो जीडी होता है वो किस प्रकार हो रहा है, वहाँ पे कितने कैंडिडेट्स को जीडी में आउट कर रहे हैं और कितने को इन कर रहे हैं। तो शुरू करते हैं। जैसा कि मेरा नाम आप जानते ही होंगे, अवनीश यादव। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि हमने बता ही दिया है, ये 4SC बैरकपुर का रिव्यू है। सबसे पहले क्या होता है, आपके एडमिट कार्ड पे ही लिखा होता है, एडमिट कार्ड पे लिखा होता है आपको सुबह 5 बजे रिपोर्ट करना है SC सेंटर पे। 4SC बैरकपुर जो है वो पलटा गेट के बिल्कुल सामने है। जैसे ही आप पलटा स्टेशन से उतरेंगे, थोड़ा आगे चल के लेफ़्ट को मूव करेंगे, उसके बाद राइट हैंड पे गेट दिख जाता है 4SC बैरकपुर। वहीं पर आर्मी की इन्फेंट्री भी स्थित है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको 5 बजे सुबह रिपोर्टिंग करनी है। सभी कैडेट्स 5 बजे वहाँ पर पहुँच जाएंगे। उसके बाद क्या होता है, रिपोर्टिंग के टाइम पर आपको वो फेज़ 1 और फेज़ 2 दोनों का एडमिट कार्ड मांगेंगे। आपके पास फेज़ 1 का भी एडमिट कार्ड होना चाहिए और फेज़ 2 का भी एडमिट कार्ड होना चाहिए। और गेट पे रिपोर्टिंग के टाइम पे वो आपसे आधार कार्ड की कॉपी भी मांगेंगे। आधार कार्ड की कॉपी मतलब वही ओरिजिनल वाला आधार कार्ड चाहिए उन्हें। ठीक है, कुछ लोगों का डाउट रहता है, जैसे कि उनका फेज़ 1 का आधार कार्ड नहीं है या खो गया बाई चांस, या नहीं पहुंच पाया वहां तक उनके साथ, तो क्या होगा, क्या वो वहाँ पे फेज़ 2 नहीं देने दिया जाएगा या फिर देने दिया जाएगा? तो जहाँ तक मुझे पता है, वो बाद में लास्ट में कुछ ना कुछ मैनेज करके भाई ले लेते हैं अंदर, आपको पूरी प्रोसेस करने देते हैं। हालाँकि लिख के देते हैं कि आपको नहीं देने देंगे, कैंडिडेचर कैंसिल कर देंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है, फेज़ 2 दे देने देते हैं। तो आपको फेज़ 1 का एडमिट कार्ड प्लस फेज़ 2 का एडमिट कार्ड ले जाना है, और ओरिजिनल आधार कार्ड जो है ओरिजिनल, वो वहाँ पर गेट पर आपको जब एंट्री होगी तब दिया जाएगा। और एक चीज़ और है, जब भी आपका जो एंट्री हो रहा होगा वहाँ पे गेट पे, तो वहाँ पे एयरफोर्स पुलिस के लोग खड़े होंगे। वो लोग आपसे पहले ही बोल देंगे कि अपना जो भी गैजेट है उसे बिल्कुल स्विच ऑफ करके, जैसे मोबाइल हो गया, वॉच हो गई, स्मार्ट वॉच, उन्हें स्विच ऑफ करके बिल्कुल बैग में रख दो। और किसी भी कीमत पे अंदर बाहर नहीं निकलना चाहिए, मतलब बैग से बाहर नहीं निकलना चाहिए अंदर जाने के बाद। ठीक है, तो ये राय दूंगा मैं कि हाँ बंद कर देना। देन क्या होता है, जब आप एंटर करते हैं अंदर, तो बैरकपुर में सबसे पहले होगी आपकी बायोमेट्रिक होती है। सबसे पहले आपका क्या होता है, बायोमेट्रिक होगा। बायोमेट्रिक होने के बाद आपका लेफ्ट हैंड या राइट हैंड का थंब या फिंगर का यूज़ करके आपको बायोमेट्रिक किया जाता है। अब कुछ लोगों का डाउट ये रहेगा कि बायोमेट्रिक में अगर नहीं हो पा रहा है, नहीं ले रहा है वो फिंगर, तो क्या होगा, तो क्या निकाल देंगे? तो ऐसा नहीं है, निकालते नहीं है, पहले अंदर भेज देते हैं, बाद में फिर थोड़ी देर में बुला लेते हैं दोबारा के लिए कि चल दोबारा तेरा ट्राई करके देते हैं, और कहीं न कहीं मैनेज हो जाता है। कई बाद में हो ही जाता है क्लियर। ठीक है, उसके बाद बायोमेट्रिक के बाद क्या होता है, वहाँ पर बैरकपुर में क्या था, बायोमेट्रिक इस साइड हो रही है, उसके लेफ्ट हैंड साइड पे टेंट टाइप का लगा रखा था उन्होंने, टेंट टाइप का। उस टेंट में आपको थोड़ी लाइन वाइज कैंडिडेट को बिठाया रहता है, और उसी में वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं आपके चेस्ट नंबर। आपका चेस्ट नंबर जो है वो आपके फेज़ 2 के एडमिट कार्ड पर मेंशन होता है, बहुत बड़े बड़े डिजिट्स में, फेज़ 2 के एडमिट कार्ड पे। ठीक है, उस पर आपको चेस्ट नंबर मिल जाएगा। वही चेस्ट नंबर आपको वहाँ पे लेना है अपना, उन्हें बताना है कि मेरा चेस्ट नंबर इतना है, वो उतना ही चेस्ट नंबर तुम्हें दे देंगे। उसके बाद आपको अपने चेस्ट नंबर के अकॉर्डिंग उस लाइन में बैठना, जाके जहाँ भी वो आईओस बोलते हैं, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर। तो वो आयो जो आपके होंगे, वो वहाँ पे जहाँ पे बिठाएँ वहाँ पे आपको चुपचाप बैठ जाना है। उसके बाद वो आपसे कंसेंट फॉर्म माँगेंगे, और एक जो टैटू वाला फॉर्म होता है वो माँगेंगे। ठीक है, और उसमें बोलेंगे भाई सिग्नेचर वगैरह सब कुछ क्लियर करके रखना, मैं माँगूँगा तुरंत दे देना। और वो खुद भी कुछ फॉर्म लिए होते हैं जो आपसे सिग्नेचर करवाते हैं, वहाँ पे थोड़ा फिल करवाते हैं। जो ऑफिसर होता है, या एयरमैन कह सकते हैं, एयरमैन ही होते हैं बेसिकली, तो एयरमैन कराता है सब कुछ। हर लाइन का अलग अलग एक बंदे को दे दिया जाता है, एयरमैन को, कि भाई आपका ये लाइन है, आपको पूरी इन्फॉर्मेशन जो भी काम होगा इस लाइन वाले का करवाना है तुम्हें। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, थोड़ी देर में सीओ आते हैं। जब सारे कैंडिडेट का एंट्री हो जाता है, बायोमेट्रिक हो जाता है, उसके बाद वहाँ पे आपके सीओ सर आते हैं, जो भी एससी के सीओ होते हैं वो आते हैं। तो मेरा क्या था, मैं जब बैठा था, सबका हो गया जब एंट्री, तो सीओ आए, उन्होंने पूछा कि भाई सभी लोग जितने भी एयरमैन थे, जो अपनी अपनी लाइन के जो थे हेड थे,
उनसे पूछा अपना अपना बताओ, तो सबने काउंट करके बताया और सर ने ये कहा उसका हाफ के लिए बोला था, इसका हाफ जितना हुआ था उसका हाफ भेज दो मेरे साथ। तो स्टार्टिंग से जो रो बैठी थी उस रो से लेकर शायद 3-4 रो तक के बच्चे वहाँ तक चले गए फर्स्ट बैच में, और बोला कि अब आप लोगों की रनिंग होगी। मैं सेकंड बैच में गया था वहाँ पे, तो फर्स्ट वालों से बोल दिया था कि अब आप लोगों की रनिंग होगी, इसलिए अपने जो भी शूज वगैरह पहनने हो, उतारने हो, जो भी करना हो, अपने कपड़े चेंज करने हो भाई कर लो जल्दी और वहाँ पे चलो ट्रैक पे, ठीक है। उसके बाद हमारा बैच सेकंड जो था हमारा उसका नंबर आता है। 2 ही बैच बने थे मेरे उस दिन, ठीक है। तो बैच सेकंड होता है उसका नंबर आता है। तो सेकंड बैच में क्या होता है, मेरे में शायद 80 के समथिंग कैंडिडेट थे, 80 या 90 के समथिंग कैंडिडेट थे मेरे बैच में, ठीक है। तो अब बात करते हैं सबसे पहले रनिंग ट्रैक कैसा था। जब मैं गया वहाँ पे एससी में रनिंग के लिए लेके गए सर हमारे सीओ सर, तो वहाँ पे देखा हमने एक जो जिस पे अपना जो एरोप्लेन चलता है ना, वो ट्रैक क्या बोलते हैं उसे तो वही था, बहुत चौड़ा सीमेंटेड था, बहुत चौड़ा था, चौड़ाई अच्छी थी और भाई बिल्कुल प्लेन था। मतलब अगर तुम पैर मारोगे जैसे आगे को भागोगे रनिंग करते टाइम, तो एकदम से तुम्हारा पैर आगे के लिए उठेगा, ये समझ लो। बढ़िया ट्रैक था, मतलब भाई अगर 10 में से रेटिंग करने के लिए बोला जाए ट्रैक के, तो 10 आउट ऑफ 10 रेटिंग दे जाएगी किसी भी कैंडिडेट के द्वारा, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, सर ने हम लोगों को बिठा दिया और शायद 2 लाइनें ऐसी लंबी लंबी लगी थी, सिर्फ 2 लाइनें, मतलब हम लंबाई लंबी नहीं बता रहे, चौड़ी चौड़ी बता रहे, चौड़ाई ट्रैक के चौड़ाई के हिसाब से 2 लाइनें लगी थी मेरे ख्याल से। मैं सबसे आगे वाली लाइन में था, मेरे पीछे एक लाइन थी और मेरे बराबर में थे सारे बच्चे, ठीक है। तो लगभग 2 या 3 लाइनें ऐसे लगी थी, बाकी सब बैठ गए। फिर सर ने जो भी दी इन्फॉर्मेशन वगैरह कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, किसी को धक्का मुक्की नहीं करनी है, ये बता दिया। आगे आपके आगे आगे एक वैन चलेगी, उस वैन पे एक कैमरा लगा के वहाँ पे एक बंदा बैठा होता है, वो बंदा आपको रिकॉर्ड कर रहा होगा। कहीं आप ऐसा तो नहीं कि रनिंग जो ट्रैक है, जैसे ट्रैक में एक तरफ से जाना है दूसरी तरफ से लौट के आना है, तो पता चला आप पूरी जगह ना जाके घूमने के बजाय आपने बीच से ही शॉर्टकट ले लिया, बीच में जो भी चीज़ें रखी थी उन्हें फल छलांग कर लेकर आप उस तरफ चले गए। इस चीज़ के लिए कैमरा लगा होता है वहाँ पे, एक बंदा बैठा रहता है गाड़ी पे, ठीक है। आपको उस गाड़ी के पीछे पीछे भागना है और सीओ साहब खुद बोल देते हैं कि भाई तुम्हें गाड़ी के पीछे भागना है, ना कि गाड़ी के बराबर में भागना है। मतलब गाड़ी का पीछा मत करना कि नहीं तुम गाड़ी के साथ ही रहो, वरना आप हप जाओगे, वहीं पे खड़े हो जाओगे, आपकी रेस नहीं निकलने वाली, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, हम लोगों को सीओ सर ने जितना भी इन्फॉर्मेशन बतानी थी सर ने बता दी। तो एक वहाँ पे और वो रहते हैं फिजिकल के हेड, मतलब वही सारी इन्फॉर्मेशन बेसिकली सीओ तो खड़े रहते हैं, थोड़ा बहुत बोलते हैं, जो फिजिकल के लिए जो होते हैं वो वही सब कुछ बताते हैं, ठीक है। उसके बाद विसल कही उन्होंने, विसल बजाई, तो हम लोग भागना स्टार्ट कर दिया। तो भाई बहुत अच्छा ट्रैक था। पहले मुझे लग रहा था यार ऐसा ना हो कहीं मुझे रुकना पड़ जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि थोड़ी दूर गया जब मैंने एक टर्न पड़ता है, थोड़ी दूर जाके एक लेफ़्ट हैंड टर्न पड़ेगा पहले आपको, तो आप जाएंगे, थोड़ा सा लेफ़्ट टर्न पड़ा, जैसे ही सामने मुझे थोड़ी दूर पे दिखने लगा कि वहाँ पे लास्ट लिमिट है, वहीं तक मुझे जाना है। थोड़ी दूर और भागा मैं, तो देखा कि वो टर्न आ गया पास में ही, ठीक है। अब मुझे पता नहीं है मैं सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ, शायद वो 1600 मीटर ट्रैक नहीं रहा होगा। जिस हिसाब से मैं अपने घर पे टाइम लगाता था वगैरह रोड पे, उस हिसाब से टाइम भी नहीं लगा, उस हिसाब से मुझे बिल्कुल मेहनत भी नहीं पड़ी, ना तो हफना हुआ बिल्कुल, ना ये ऐसा लगा कि नहीं खड़े हो जाएं एक बार, कुछ नहीं हुआ। थोड़ी दूर आगे दिखा कि टर्न है भाई, गाड़ी मुड़ गई है, तो फिर थोड़ा रिलैक्स हुआ कि यहाँ अब तो आराम से पहुँच ही जाएंगे। तो टर्न लिया हमने भी गाड़ी के पीछे पीछे, हम लोग गाड़ी से बेसिकली काफ़ी पीछे थे, तो आराम से मेरा रनिंग पड़ गया। रनिंग पड़ने के बाद क्या हुआ, तो वहाँ पे खड़ा नहीं होने दिया, जैसे लिखा होता 10 मिनट, तो भाई 10 मिनट मुझे तो नहीं मिले होंगे। उन्होंने तुरंत अपना जो प्रोसेस था आगे का स्टार्ट कर दिया कि जैसे हम पहुँचे तुरंत कहा लाइन में लग जाओ सभी लोग, और ये बोला सिर्फ हाँ कि थोड़ा वो कर लो अप डाउन, मतलब जिससे कि सांस जल्दी जल्दी आने जाने लगे, आपको प्रॉब्लम ना हो, लंग्स में सांस पहुंचने लगे, तो वो कर लिया हम लोगों ने, ठीक है। उसके बाद कहा अब सब लोग अपने, एक जो वहाँ के थे वो पूरा प्रोसेस करके बता रहे थे कि इस तरह से आपको पुशअप करनी है और क्या पुशअप में नहीं करना ये भी बता रहे थे। मतलब ये बता रहे थे कि आपने अगर ये गलती की तो हम आपको निकाल देंगे, ये भी बता रहे थे। तो भाई पुशअप के लिए पोजीशन बताई, 2-3 बार बताई उन्होंने, और ये भी बताया कि भाई ये ना करना, वो भी 2-3 बार बताया, ठीक है। तो उसके बाद पुशअप हमारी स्टार्ट हुई। भाई टोटल के जितने मेरे 80 बंदे थे, 80-82 बंदे थे शायद, उनमें से 3-4 बंदे रनिंग आउट हो गए थे, मतलब 70 वही 78 बंदे मान लो बचे होंगे। उन 78 में से पुशअप में बंदे बाहर हुए सिर्फ 3, और 3 या 2 ही बंदे हुए बाहर, मतलब ना के बराबर।
2 बंदे बाहर हुए वहाँ पर, ठीक है? 2 बंदे बाहर वहाँ पर हुए, उसके बाद हमारा जो स्क्वाट्स होता है वो उठक-बैठक जो होता है वो कराया गया। उठक-बैठक कराया गया, उसमें कोई वार नहीं हुआ और उसके बाद वो लेट के जो कराई जाती हैं सिट-अप्स उसमें कोई वार नहीं हुआ, ठीक है? सभी लोग पास हो गए। उसके बाद हम लोगों को ले जाया गया अंदर, एक हॉल में। सब लोगों को अपना बैग उठाने को बोल दिया गया और एक हॉल में ले गए और हॉल में जाके एक रो में बिठा दिया गया और इस तरह से बिठाया गया कि हर रो में लगभग बराबर कैंडिडेट बैठे, इस तरह से उन्होंने बिठा दिया, ठीक है? तो एक रो में अप्रॉक्सीमेटली 18 कैंडिडेट बैठ गए थे, जहाँ तक मुझे याद है 18 कैंडिडेट ही बैठे थे, ठीक है? तो उसके बाद क्या हुआ वहाँ पे बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन होता है, बहुत ज़्यादा, मतलब आपका 12th का 10th का सर्टिफिकेट मांगेंगे, उस पे एक पंच करवाएंगे, नाम लिखवा लेंगे और वो बाहर चला जाएगा सर्टिफिकेट, क्योंकि वहाँ बाहर जो बैठे होते हैं ऑफिसर वगैरह वो वेरिफिकेशन कर रहे होते हैं कि हाँ जो भी आपने फॉर्म भरा था वो इन्फॉर्मेशन आपके सर्टिफिकेट के हिसाब से सही है या नहीं सही है। तो ये सब हो रहा होता है बाहर। तो उसके लिए आपके सर्टिफिकेट 10th की और 12th की मार्कशीट चली जाएंगी और उसके बाद बहुत सारा डॉक्यूमेंटेशन होगा, आपको डिफरेंट टाइप के फॉर्म्स फिल करवाए जाएंगे। आपको जो सर्टिफिकेट्स होते हैं उनकी 2 या 3 कॉपी भी ले जानी होंगी, वो आपकी वहीं पे सबमिट करवा लेते हैं, ठीक है? और बहुत सी चीज़ें डॉक्यूमेंट्स फॉर्म फिल होते हैं, इतने थक जाओगे आप फॉर्म फिल करते करते, ठीक है? उसी के साथ आपको एक सीट मिलेगी, एक रफ सीट मिलेगी, एक फेयर सीट मिलेगी। एक रफ सीट मिलती है, एक फेयर सीट मिलती है, जिसमें से आपको अपना सिर्फ नेम वगैरह लिख लेना होता है और कुछ नहीं लिखना होता बेसिकली, जो आपको वहाँ पे जब जीडी होगा तब ले जानी पड़ेगी। तो अब बात करते हैं जीडी के। जीडी कैसा होता है? तो भाई देखो, मेरा बैच था 18 बंदों का, 18 बंदों का मेरा बैच था, ठीक है? 18 बंदे मेरे जो वो आयो दिया गया था मुझे, मतलब जो भी एयरमैन था मेरे पूरे रो का हेड, वो हम लोगों को लेके गया जीडी रूम के अंदर। वहाँ पे एक एएससी के सीओ बैठे थे और एक और कोई ऑफिसर बैठे थे, मैं रैंक नहीं बता पाया, मैं नहीं समझ सकता कौन सी रैंक पे थे। वो 2 लोग बैठे थे और एक कंप्यूटर रखा था उनके पास, ठीक है? तो उन्होंने सबसे पहले पूछा सीओ सर ने कि आप लोगों ने इतनी मेहनत की है, मतलब थोड़ा मोटिवेट किया कि इस यहाँ तक पहुँच गए हो, अब आगे भी अच्छा करोगे। और ये भी कहा अगर कोई चाहता है कि मैं यहाँ से विड्रॉल करना चाहता हूँ, मतलब मुझे नहीं देना है, तो वो बता दे भाई, बाहर भी निकल सकता है अपनी मर्ज़ी से। तो ऐसा कोई होता ही नहीं है भाई जो बाहर निकल जाए इतना सब करके। तो बोले ऑल द बेस्ट, ओके ठीक है। फिर उन्होंने कंप्यूटर पे वो कंप्यूटर पे इस बार सिस्टम चला था कि कंप्यूटर पे एक टॉपिक डिटेल में बोला जाएगा। तो कंप्यूटर में एआई के थ्रू शायद बोल रहे, एक गर्ल्स की आवाज़ में बोल रही थी। पहले सर ने 2-3 बार टॉपिक का नाम ऐसे सुना दिया, पॉपुलेशन एक्सप्लोशन इन इंडिया। 2-3 बार बोला उसने, कंप्यूटर से 2-3 बार आवाज़ आई, पॉपुलेशन एक्सप्लोशन इन इंडिया, पॉपुलेशन एक्सप्लोशन इन इंडिया। फिर सीओ सर ने सबसे पूछा, भाई सबको टॉपिक का नाम समझ में आ गया? तो फिर हम लोगों ने कहा हाँ ठीक है सर, सबको समझ में आ गया। देन क्या हुआ, सीओ सर जो थे, सीओ सर ने बोला अब आप लोग टॉपिक को अच्छे से सुनना, फिर उसके बाद आप टॉपिक को अपनी कॉपीज़ में जो आपके साथ फेयर सीट है उसमें पॉइंट छोटे छोटे लिखते रहना। बाकी ये सब इन्फॉर्मेशन पहले ही बच्चों को पता होती है फ़िलहाल, तो इन्फॉर्मेशन थोड़ा थोड़ा कोई पॉइंट लिखते रहना उसमें से, जिससे आपको बाद में फेयर सीट में लिखने में मदद मिल सके और बोलने में भी मदद मिल सके। तो ठीक है, फिर उन्होंने स्टार्ट कर दिया पॉपुलेशन एक्सप्लोशन इन इंडिया। तो वही 2-3 मिनट 5 मिनट मैक्सिमम बोला होगा वो कंप्यूटर से, तो 5 मिनट तक चला। तो उसमें सब कुछ बता दिया इन्फॉर्मेशन। तो हम लोगों ने क्या किया, उसी में से कोई छोटा छोटा पॉइंट मिल गया तो वो हमने नोट कर लिया, जैसे कि पॉपुलेशन क्यों बढ़ रही है, इसके रीज़न क्या हैं और क्या क्या उपाय हो सकते हैं, ये सब छोटे छोटे पॉइंट एक वर्ड 1 वर्ड वाले लिख लिए कि हाँ इन चीज़ों से हम थोड़ा सेंटेंस बना सकते हैं। फिर जैसे उन्होंने बंद किया, बोले ठीक है अब आपका टाइम शुरू होता है। फिर आपको टाइम दिया गया अपनी फेयर शीट पे लिखने के लिए, लगभग 10 मिनट का। सर ने कहा अब आप लोग अपना अपना फेयर शीट पे लिखो, और सर ने ये कहा कि फेयर शीट पे कोई काटा पीटी ज़्यादा मत करना, हो सके तो साफ़ ही लिखना। और देखो इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता कितना बड़ा लिखा है, मैटर ये करता है तुमने क्या लिखा है। तो हम लोगों का टाइम स्टार्ट हुआ, 10 मिनट से पहले ही लगभग सब कंप्लीट कर रहे थे। जब सबका कंप्लीट हो गया तब सीओ सर ने बोला ओके लेट्स स्टार्ट योर जीडी। बट कुछ चीज़ें जो हैं जो आपको ध्यान में रखनी है पहले, जैसे कि आपको फिश मार्केट नहीं बनानी है, मतलब फिश मार्केटिंग नहीं करनी है कि एक बंदा बोल रहा है उसको सुनो ही नहीं, अपना बोले जा रहे हो। और बोले सेल्फिश नहीं बनना है कि अपना ही
वो दिखाओ पूरे ग्रुप में कि डोमिनेट नहीं करना है आपको, ठीक है, सबको साथ लेके चलना है, एक पॉइंट को बार बार रिपीट नहीं करना है, सेम पॉइंट को बार बार आप रिपीट नहीं करेंगे, या फिर सामने वाले ने बोल दिया तो आप वही पॉइंट बिल्कुल नहीं बोलोगे, ठीक है। तो हमारा जीडी स्टार्ट होता है फिर। तो भाई जीडी स्टार्ट किया, एक आईआईटीएन था भाई, आईआईटीएन था वो, शायद आईआईटी मद्रास में सिविल से कर रहा था, उसने स्टार्ट किया भाई। तो 18 बंदे थे मेरे ग्रुप में, सभी लोग सही बोल रहे थे, सिर्फ 2-3 लोग थे जो नहीं बोल पा रहे थे इतना ज़्यादा, बाकी सभी लोग सही बोल रहे थे। हमने भी 3-4 बार अच्छा पार्टिसिपेट कर लिया था। लेकिन जो सीओ सर के पास एक बंदा बैठा था, जैसे एक कर्व सरफेस में कर्व टाइप का बना होता है ना, तो जो सीओ सर के बिल्कुल पास में बैठा था, तो वो बंदा बिल्कुल नहीं बोल पा रहा था, बिल्कुल भी नहीं बोल रहा था, ना के बराबर। सीओ सर ने सबको रोक दिया, बोला सब लोग रुक जाओ भाई, ये बंदा जो है वो बिल्कुल नहीं बोल पा रहा है, इसे मौका दो, ठीक है। तो सीओ सर ने कहा ठीक है, तू बोल, बंदे से बोला। तो उस बंदे ने बोलना स्टार्ट तो किया, लेकिन भाई बोल नहीं पाया, बिल्कुल नहीं बोल पाया। थोड़ा बहुत टूटा फूटा बोला। सीओ सर बोले चल बोल, तू कुछ बोल। बहुत ज़्यादा सर ने फोर्स किया कि बोल भाई बोल, तो वो बिल्कुल ही बंद हो गया, मतलब बोलना ही बंद कर दिया, ठीक है। तो सर ने कहा, सर ने फिर क्या किया, स्पेसिफिक कुछ कुछ लोगों को पॉइंट आउट करना स्टार्ट कर दिया। चेस्ट नंबर ये तू बोल दे, फिर चेस्ट नंबर है वो तू बोल कुछ, फिर चेस्ट नंबर वो मुझसे भी बोला चेस्ट नंबर 183 चल तू बोल कुछ। तो ऐसे करके बेसिकली वो तू वगैरह वर्ड यूज़ नहीं करते हैं, इसे मैं बता रहा हूँ, ठीक है। वो बहुत रिस्पेक्ट देते हैं। तो चेस्ट नंबर 183 बोलो कुछ। तो हमने भी एक पॉइंट बोल दिया था सेक्स एजुकेशन को लेकर रिलेट करके पॉपुलेशन में, ठीक है। तो उसके बाद कहा चलिए आपका जीडी डन हुआ, अब सभी लोग अपनी फेयर जो रफ सीट है वो भी जमा कर दीजिए, क्योंकि फेयर सीट पहले ही जमा करवा लेते हैं। तो रफ सीट को जमा करवा दिया, हम लोगों को बाहर लेके गए भाई, कम से कम 1.5-2 घंटे और लगे, क्योंकि सेकेंड लास्ट ग्रुप मेरा ही था, सेकेंड लास्ट ग्रुप था जीडी का मेरा। तो 2-3 घंटे लगभग लग गए वहाँ पे बैठे बैठे। और उसके बाद सीओ सर आते हैं, एक वो लेके पेपर लेके, और सबसे पहले कुछ इन्फॉर्मेशन बताते हैं कि भाई जिसका जिसका मैं नाम लूँगा वो लोग अपना बैग उठाना और बाहर निकल जाना हॉल के। तो सीओ सर चेस्ट नंबर बोलना स्टार्ट करते हैं, वो रैंडमली बोलते हैं, ये नहीं कि यहाँ से शुरू किया स्टार्टिंग से लास्ट तक में आए, नहीं, रैंडम कहीं पे बोल दिया चेस्ट नंबर 92, जैसे कि मैं बता रहा हूँ यही बोला भी गया था, चेस्ट नंबर 92, चेस्ट नंबर 76, चेस्ट नंबर 135, ऐसे करके बोल दिया रैंडमली। ऐसे करके उन्होंने ज़्यादा नहीं, सब 8 या 9 नाम बोले चेस्ट नंबर हैं, और बंद हो गए। तो जैसे वो लोग निकल गए तो हम लोगों को लग रहा था अभी तो और बोले जाएंगे नाम। जैसे बाहर निकले, तुरंत सर ने बोला कॉन्ग्रेचुलेसन यू आर सेलेक्टेड। तो मतलब जैसे ये उन्होंने बोला, जैसे ये वर्ड निकले सर के मुंह से, सीओ सर के, तुरंत सब तालियां बजाने लगे, वहाँ के जो एयरमैन वगैरह थे वो भी सब बजाने लगे। फिर सर बोले शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। बोले कि आप लोगों को कुछ चीज़ें याद रखनी है कि अभी आपका जीडी क्लियर हुआ है, फेज 2 क्लियर हुआ है, मेडिकल बाकी है, इसलिए ज़्यादा खुशी नहीं मनानी है किसी को भी। अगर आपका मेडिकल हो भी जाता है तब भी अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखनी है, जो भी पढ़ाई आप कर रहे हो, आपको अपनी पढ़ाई के साथ कंप्रोमाइज़ नहीं कर रहा है। कोई पता चला इसमें से जॉब कर रहा हो तो वो अपना जॉब करता रहे, छोड़े ना, क्योंकि ये एक एलिमिनेटिंग सिस्टम है। आप मेडिकल में फ़ेल हो सकते हो, आप फाइनल मेरिट में फ़ेल हो सकते हो, आप हो सकता है ज्वाइनिंग के टाइम पे मेडिकल में फ़ेल हो जाओ। सर ने बताया सब कुछ कि इसलिए भाई छोड़ना कुछ मत, जो कर रहे हो वो काम अपना कंटिन्यू रखना। हाँ, ये साइड में चल रहा है, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, और अपने आप में तुमने बहुत बड़ा काम किया है कि एयरफोर्स जैसे संस्थान संस्थान की चयन प्रक्रिया में इतनी ऊंचाइयों तक पहुंचे हो। बाकी ऑल द बेस्ट, हम आपके फ्यूचर के लिए बहुत शुभकामनाएं देते हैं वगैरह वगैरह। सर ने बहुत मोटिवेट किया, काफ़ी देर, कम से कम 10 मिनट बोले होंगे सर, हिंदी में ही बोले थे भाई। वो उनका नाम था, लास्ट डिजिट मुझे याद है, हरी आता है, बाकी का याद नहीं है। तो उसके बाद क्या हुआ, हम लोगों को मेडिकल की टोकन दे दी गई। अब मेडिकल की टोकन के सबको बांट दी गई। तो एक दिन में 45 की मेडिकल था, और वहीं पे होने था एसएमसी, वहीं में स्टेशन 4AC बैरकपुर में ही उनका खुद का जो एसएमसी था, उसी पे हम लोगों का मेडिकल का दे दिया गया चिट। और उसके बाद हम लोगों को 3 बजे के समथिंग बाहर निकाल दिया गया वहाँ से। मतलब ओवरऑल कहें बैरकपुर का रेट, जो जीडी का रेशियो है बहुत अच्छा है, जीडी और फिजिकल बहुत अच्छा है भाई। ट्रैक भी बढ़िया है, बिल्कुल शानदार। और बाकी वहाँ का जो स्टाफ है बहुत कोऑपरेटिव है भाई, इतना अच्छे से बोलते हैं वगैरह वगैरह। एक सर थे, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, वो आरा वाला सर के बारे में कुछ बोल रहे थे। वो तो वो भी सब जानते हैं बाहर क्या चल रहा है, तो वगैरह वगैरह।
बाकी भाई जो भी जिनका भी सेंटर अभी मिलने वाला है फेज़ 2 में बैरकपुर, मैं तो कहूँगा यार बढ़िया सेंटर है। बस ये मेडिकल में थोड़ा इशू कर देते हैं वो, क्योंकि खुद ही मेडिकल आउट हो तो बुराई तो करनी बनती है। चलिए, बाकी मैं जितनी भी इन्फॉर्मेशन मैं दे सकता था मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दे दी है भाई। आपने वीडियो पूरा देखा उसके लिए थैंक यू एंड धन्यवाद।